हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबके सामने एक बार फिर से एनसीईआरटी की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भूगोल की एनसीईआरटी क्लास 9 पाठ 2 पार्ट 8 की जगह 9 रहेगा। ठीक है दोस्तों, 8 की जगह पार्ट 9 रहेगा। और हमने इसमें भारत के भौतिक स्वरूपों की चर्चा की है। तो भारत के 6 भौतिक स्वरूप थे। उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का मैदानी भाग, मरुस्थलीय भाग, तटीय मैदान, द्वीप समूह और उसके बाद छठवा है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत को हमने आप लोगों के सामने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था दोस्तों? 4 भागों में। जिसमें से पहला आप लोगों का था जो प्रायद्वीपीय भारत है, हमने जो आप लोगों को पढ़ाया वो था पर्वत श्रृंखला। क्या थी दोस्तों? पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला को हमने 3 भाग में बांटा। उसके बाद हमने दूसरे स्वरूप की चर्चा की थी, वो है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि। तीसरा है दक्कन का पठार। चौथा है घाट। जिसमें से हमने पर्वतीय श्रृंखला में 3 पर्वतीय श्रृंखला। पहली पर्वतीय श्रृंखला आपकी है अरावली, दूसरी पर्वतीय श्रृंखला आपकी विंध्य या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, तीसरी आपकी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसकी हमने चर्चा कर ली है। आज हम इसमें पढ़ेंगे मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। उसके बाद कल के वीडियो में घाट पढ़ेंगे और इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू करेंगे 1 या 2 वीडियो में। तो मान के चलिए एक वीडियो इसका और 2, लगभग अभी 4 वीडियो इस पे और आएंगे। उसके बाद इस चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं, अपना आगे की चीजें कवर करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है इसमें मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि क्या है, कैसे बनी, क्या इसका क्षेत्र है, इसका विस्तार कैसे होगा, इन सब चीजों को हमें इसमें पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आइए। तो हमें इसमें 2 चीज पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आइए। तो पहली है मध्य उच्च भूमि। पहला है मध्य, पहला नहीं, पहला तो हमने पढ़ लिया था, पर्वतीय श्रृंखला। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत डाल दें हेडिंग अच्छे से, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए, प्रायद्वीपीय पठार या भारत कह सकते हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर जो है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि। उसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। तो सबसे पहले हम लोग मैप बना लेते हैं। उस मैप में मध्य उच्च भूमि कहाँ स्थित है, उसके आधार पर फिर हम लोग पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे उसे हम बोलेंगे मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कहाँ स्थित है, इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो मध्य उच्च भूमि है, ये नर्मदा नदी के उत्तर में। कहाँ पे है दोस्तों? नर्मदा नदी के उत्तर में। यानी कि मान लीजिए नर्मदा नदी यहां से निकल रही है ऐसे, तो इस नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत का या प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का या प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है, वही आपका क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? नर्मदा नदी के उत्तर में प्राय
द्वीपीय पठार का जो भाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, वही क्या है आपकी मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि यानी कि इसके इधर जो ये पूरा फैला हुआ है, इधर 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 इधर, ये सब क्या है मध्य उच्च भूमि, मतलब मध्य की ऐसी भूमि जो थोड़ा ऊंचाई पर है। ठीक है दोस्तों, अब जो मध्य उच्च भूमि है वो किसका विस्तार है, वो मालवा के पठार का विस्तार है। किसका है, मालवा के पठार का विस्तार है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मध्य उच्च भूमि में निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार आते हैं, तो उसमें हम बोलेंगे इसको मालवा का पठार। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मालवा का पठार। तो मध्य नर्मदा नदी के उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है वही मालवा का पठार है, या वही मध्य उच्च भूमि का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे। मध्य उच्च भूमि जो है उसका अधिकांश भाग किस नाम से जाना जाता है, मालवा के पठार के नाम से। हम एक चीज और कह सकते हैं, मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा के पठार के नाम से भी जाना जाता है, मालवा के पठार का ही विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो मध्य उच्च भूमि की स्थिति कहां पे है, ये कहां पे स्थित है, जैसे मैंने आपसे कहा था। मान लीजिए हम ऐसे मैप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैप। तो मान लीजिए यहाँ पे मालवा का पठार एकदम सेंट्रल में, ठीक है दोस्तों, एकदम सेंट्रल में है। तो इसके पूरब भाग में महादेव पर्वत श्रृंखला है। क्या है, महादेव पर्वत श्रृंखला, यानी कि मालवा के पठार के पूरब में क्या है, महादेव पर्वत श्रृंखला है। उत्तर पश्चिम में यानी कि यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी, क्या है, अरावली, शॉर्टकट में पर्वत श्रेणी लिख दे रहे हैं। तो यहां पे क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। पूरब में क्या है, महादेव पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो इसके मध्य में यानी कि यहीं पे विंध्य पर्वत श्रेणी है। क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मालवा के पठार का विस्तार कहाँ है, तो मालवा के पठार के पूरब में महादेव पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिम में आपके क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी, मध्य में क्या है इसके आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, और पश्चिम में थार का मरुस्थल है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, थार का मरुस्थल है। तो इन स्थानों के बीच में क्या स्थित है, मालवा का पठार स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों, मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मालवा के पठार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक देखा कि मध्य उच्च भूमि कहाँ स्थित है, कैसे है, इसके पूर्व में पश्चिम में इसकी स्थिति क्या है, किस भाग को हम मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, मध्य उच्च भूमि में किन चीजों का विस्तार है। अब हम देखते हैं मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियां। तो मध्य उच्च भूमि में कुछ नदियां बहती हैं जिनको हम बोलते हैं चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। जिनको हम बोलते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो कुछ नदियां जिनको हम बोलते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चार प्रमुख नदियां हैं जो मध्य उच्च भूमि में बहती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इनके बहने की दिशा क्या है, अगर हम इस तरीके से डायरेक्शन करें तो ये आपका हो गया पूरब ये, पश्चिम ये, उत्तर ये, दक्षिण यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इनका जो बहने का क्रम है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूरब में। तो नदियां कहाँ बहती हैं,
दक्षिण पश्चिम से निकलती है प्रायद्वीपीय भारत में और कहाँ बहती है, उत्तर पूरब में। यानी कि इस तरीके से, तो यानी कि मध्य उच्च भूमि का अगर ढाल देखा जाए तो किधर है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूरब की तरफ इनका क्या है, ढाल है। इसका मतलब ये होगा कि दक्षिण पश्चिम में तो चौड़ी है, लेकिन पूर्व में आने के बाद ये क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम मध्य उच्च भूमि में जो मालवा का पठार है उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे, तो ये आ जाएगा आपका बुंदेलखंड और यहीं पे सटा हुआ आ जाएगा आपका बघेलखंड। दो चीजें हैं, मालवा के पठार के पूर्व में, कहां पे, मालवा के पठार के पूर्व में दो खंड स्थित है जिनको बोलते हैं बुंदेलखंड, उसके आगे क्या है, बघेलखंड। बघेलखंड, बुंदेलखंड आपको यूपी में मिल जाएगा, यूपी के कुछ जिलों को हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, और बघेलखंड को हम यूपी प्लस एमपी के कुछ क्षेत्रों को अगर मिला दिया जाए तो इसे हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं। जब बुंदेलखंड और बघेलखंड में बढ़ेंगे तो फिर आगे आप देखते होंगे, जब मैप बनाते होंगे कि ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ये भारत का क्षेत्र है। तो ये मान लीजिए बघेलखंड हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये मालवा के पठार का ही विस्तार है। किसका विस्तार है, मालवा के पठार का विस्तार, या मालवा के पठार का विस्तार आप ना करके आगे यहां बोल देंगे छोटा नागपुर का पठार है। क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। अभी छोटा नागपुर के पठार और पूर्वोत्तर के बीच में गैप है, उसको हम लोग बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं दोस्तों, मालदा गैप। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मालदा गैप। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा जब बुंदेलखंड बघेलखंड के आगे बढ़ेंगे तो छोटा नागपुर, जैसे हमने बताया, तो छोटा नागपुर में कौन सी नदियां बहती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार भी इसी में आता है। एक आपका है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार में जो नदियां बहती हैं उस नदी को हम बोलते हैं दामोदर नदी घाटी। उस नदी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दामोदर नदी घाटी। यहां पे कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो मध्य उच्च भूमि के बारे में लगभग सारी चीजें हो गई हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी। इसके बाद हमारा फिर पश्चिमी घाट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं। अभी इसके पहले मध्य उच्च भूमि हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे दक्कन का पठार। ठीक है, तो दक्कन का पठार वैसे है क्या। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग आज से 3000 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। तो ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय भारत है, यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या है, पूरा प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी, 3000 मिलियन वर्ष पूर्व। कब हुई थी, 3000 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये याद करने लायक चीजें हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 3000 वर्ष पहले हुई थी। और जब ये 3000 वर्ष पहले हुई थी तो बहुत सारे युग चले, जैसे क्रिस्टेशियस युग, जैसे कि कार्बोनिफेरस युग। तो कार्बोनिफेरस युग के प्रारंभ होने से पहले ये किसका भाग थी, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। दक्कन का पठार किसका भाग था, या प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग था। कब, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग से पहले प्रायद्वीपीय भारत किसका अंग हुआ करता था, प्रायद्वीपीय भारत किसका अंग हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का।
हमने बताया था ना कि पैंजिया जब टूटा था तो दो भागों में, ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और ये प्रायद्वीपीय भारत कहाँ पे था? अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, मतलब अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में। वहां से उत्तर और पूरब में हर साल प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर घुसकता गया और आके एशिया महाद्वीप से या कॉन्टिनेंट से टकराया। उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में एक गैप का निर्माण हुआ। उस गैप को निक्षेपों और अवसादों के माध्यम से पाटकर उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। ये चीजें हमने आपको बताई थी। तो कार्बोनिफेरस युग से पहले किसका भाग था? प्रायद्वीपीय भारत, गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आई। और कार्बोनिफेरस युग में यहाँ पे कुछ नदियां बहना शुरू हुई प्रायद्वीपीय भारत में। उन नदियों को हम दामोदर, सोन, महानदी, उन नदियों को हम किस नाम से जानते हैं? दामोदर नदी, सोन नदी, और उसको हम महानदी, और एक नदी और गोदावरी। गोदावरी, ठीक है। तो कुछ नदियां बहती थी कार्बोनिफेरस युग में, गोदावरी, दामोदर, सोन और महानदी। तो ये जो नदियां बहती थी, ये नदियां जो भी हैं, इनमें एक पट्टी थी। क्या थी? पट्टी थी। इसमें किसका निर्माण हुआ? कोयले का। या इसको हम नदी बेसिन भी बोलते हैं, जैसे गोदावरी नदी बेसिन, महानदी बेसिन, सोन नदी बेसिन, दामोदर नदी बेसिन। तो जो नदी बेसिन थी, वहां जो पट्टी थी, उसमें किसका निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण हुआ दोस्तों। किसका निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है। जब ये कोयले का निर्माण हुआ कार्बोनिफेरस युग में, मतलब कि ये समझिए कार्बोनिफेरस युग से पहले क्या था? गोंडवाना लैंड का भाग था प्रायद्वीपीय भाग। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी बहना शुरू हुई, फिर इनका बेसिन बना, बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। जब कोयले का निर्माण हो गया, फिर क्रिटेशियस युग आया। क्या आया फिर दोस्तों? क्रिटेशियस युग आया। क्रिटेशियस युग के दौरान ज्वालामुखी उद्गार हुआ। उसके बाद क्या आया? क्रिटेशियस युग। इसके बाद किसका शुरुआत हुआ? कार्बोनिफेरस के बाद सीधे क्रिटेशियस युग का। इस क्रिटेशियस युग में क्या हुआ? प्रायद्वीपीय भारत में या दक्कन क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार हुए। क्या हुए दोस्तों? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना, पूछ सकता है कार्बोनिफेरस युग से पहले या कार्बोनिफेरस युग के बाद ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो वहां से लावा निकले। क्या निकले? लावा निकले। उनसे अग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों? अग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। और जब ये अत्यधिक मात्रा में निकले तो यहीं पे जाके दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी क्रिटेशियस युग के बाद जब लावा निकला तो प्रायद्वीपीय भारत में किसका निर्माण हुआ? दक्कन ट्रैप, मानी एक जाल, ऐसे जाली नमक कुछ दूर में फैल गया। उसी को आज हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। इस तरीके से दक्कन का पठार जो शब्द आया उसका निर्माण हुआ। आइए इसकी बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जब ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत एशिया महाद्वीप पे न होकर अफ्रीका में था, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से अफ्रीका से हमारा प्यारा भारत, प्रायद्वीपीय भारत टूटकर अलग हुआ उत्तर और पश्चिम दिशा में, यानी इस दिशा में 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से एशिया महाद्वीप में टकराया। उससे हिमालय में पर्वतों का निर्माण हुआ। हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में कुछ जगह बची। उस जगह को भरने के लिए नदियों से लाए गए निक्षेप को यहाँ दबाया गया, गिरा इकट्ठा हुआ। उससे एक समतल मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। उस विशाल मैदान के निर्माण के बाद जो इस भाग को हम गोंडवाना लैंड का भाग कहते थे, ये कार्बोनिफेरस युग के पहले कहते थे। यानी कि मतलब जब ये भारतीय प्लेट यहाँ पे स्थित हो गई तो इसका मतलब ये कार्बोनिफेरस युग शुरू हो गया। ये कार्बोनिफेरस युग के पहले की बात थी। अब ये कार्बोनिफेरस युग शुरू हो गया तो इसमें नदियां बहना शुरू हुई मध्य उच्च भूमि के इधर। जब नदियां बहना शुरू हुई तो नदी बेसिन का निर्माण हुआ। नदी बेसिन का निर्माण हुआ तो उस बेसिन में कोयले की पट्टी पाई गई। वो कौन कौन सी नदियां बहती थी? दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। गोदावरी नदी बेसिन, महानदी बेसिन, सोन नदी बेसिन और दामोदर नदी बेसिन। उसके बाद फिर कार्बोनिफेरस युग में ये सब हो गया। उसके बाद अगला युग आया क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय पठार में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ज्वालामुखी के उद्गार से रूपांतरित
लावा निकले अग्नि सेलों के रूप में, और वो धीरे धीरे चारों तरफ फैल गए। फैलने के बाद एक ठोस सेल का निर्माण हुआ। आगे चल के जिस सेल का निर्माण हुआ वो जहां तक फैला था उसको हम दक्कन ट्रैप या दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने आपको इतनी सारी चीजें इसमें पढ़ा दी हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया तो हमें यह जानना है कि जो दक्कन ट्रैप है कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। दक्कन ट्रैप कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु। ये तीन राज्य तो मुख्यतः है जहां पे इनका फैलाव है। ठीक है दोस्तों, और एक राज्य छूट गया था, कर्नाटक। कर्नाटक में बेसाल्ट सैलो यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, भी हम आगे आपको बताएंगे। महाराष्ट्र यानी कि ये वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश यानी कि ये वाला क्षेत्र, पहला दूसरा, पहला दूसरा, तीसरा यानी तमिलनाडु यानी ये वाला क्षेत्र, चौथा आपका कर्नाटक यानी कि ये वाला क्षेत्र। यानी कि दक्कन ट्रैप आपके इतनी जगह है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, यहाँ 2 पे आंध्र प्रदेश, यहाँ 3 पे तमिलनाडु, या सॉरी 3 पे तमिलनाडु, यहाँ चौथा पे कर्नाटक है। यहाँ इतने दूर में दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया। कुछ क्षेत्र और भी रहे होंगे लेकिन वो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उनको हम उतना याद नहीं करेंगे। ठीक है, और जब लावा फैलेगा तो कितना ऊपर जाएगा या उस लावा की गहराई कितनी होगी, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में लावा का विस्तार हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में निकला। इसलिए जो लावा की गहराई अगर उसको नापेंगे 2134 किलोमीटर है कि मीटर है, ये आप लोग बता सकते हैं। वैसे तो किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मीटर। यानी कि लगभग 2100 मीटर यानी 2.1 किलोमीटर पृथ्वी से नीचे जाएंगे तब भी आपको इन क्षेत्रों में लावा के प्रमाण मिल जाएंगे, सेल के रूप में जो जम गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया विस्तार। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कर्नाटक में क्या पाई जाती हैं दोस्तों? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सेल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, हम आगे चल के पढ़ाएंगे, लेकिन उनमें से कौन सी सेल? तो रूपांतरित सेल। सेल के 3 प्रकार है, उसमें से किस प्रकार की सेल धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है? तो रूपांतरित सेल। ये प्रश्न आपका बन सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हमने क्या बोला? धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में किस प्रकार की सेलें हैं? तो रूपांतरित सेलें हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा इसके पश्चिम में देखेंगे, यानी कि यहाँ पे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इस पूरे भाग को सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। ये जो सह्याद्री पठार है या पर्वत, जो भी आप बोले, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। सबसे सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? महाबलेश्वर। और यानी ठीक है, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? महाबलेश्वर। यहां से महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? कृष्णा। जैसे हमने आपको बताया था अमरकंटक से सोन तथा नर्मदा नदी निकलती है, छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है, उसी प्रकार से महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, और कृष्णा नदी के पूर्व के भाग को विदर्भ का क्षेत्र कहते हैं। इधर इसको हम क्या बोलेंगे? विदर्भ का क्षेत्र। क्या बोलेंगे दोस्त? विदर्भ क्षेत्र। विदर्भ क्षेत्र, ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी था मैप के हिसाब से। यानी कि सह्याद्री पहाड़ी, ठीक पश्चिम में प्रायद्वीपीय पठार के, इसके पश्चिम में जो सह्याद्री पहाड़ी, वहां की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है, या प्रमुख चोटी भी आप कह सकते हैं। उस वहां से कृष्णा नदी निकलती है। उसके पूरब में जो क्षेत्र है उसको हम विदर्भ के नाम से जानते
हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसको मान लें, इसको प्रायद्वीपीय भारत, आप इसको मान लें प्रायद्वीपीय भारत, तो इसके पूर्व भाग में यानी ये पूर्वी घाट और इसके इधर ये चौड़ा क्षेत्र पश्चिमी घाट है। तो घाटों में पूर्वी घाट और पश्चिम घाट हम कल पढ़ेंगे। आई होप, मुझे लगता है जितना मुझे समझाना था सिखाना था आप लोगों को सिखा दिया। और एक सूचना आप लोगों के लिए है, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी की श्रृंखला शुरू की है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसमें इंटरेस्ट लीजिए, पढ़िए। धीरे धीरे करके क्लास 9th का मैं जियोग्राफी हो ही रहा है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स यानी कि राजनीति विज्ञान और या नागरिक शास्त्र आप जिसको बोलते हैं, फिर अर्थशास्त्र, उसके बाद इतिहास, चारों विषय को जीएस के यहाँ कंप्लीट करूंगा। और इसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जैसे कि यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, या किसी राज्य विशेष की परीक्षाओं में जो पीसीएस का देते हैं, या जैसे भी बिहार में टीआरई 4 का टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आने वाला है, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग से और शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, वहां से जो वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी टीचर की, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मेरा चयन भी हुआ है और मैं पीजीटी में एज अ लेक्चरर पढ़ा भी रहा हूँ। उम्र थोड़ा छोटी है लेकिन अनुभव ज्यादा है। उस आधार पे मुझे पता है क्या चीजें कहाँ कैसे आएंगी। अगर आप लोगों का सजेशन होगा तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और टीजीटी पॉलिटिकल साइंस की मैं अलग से पढ़ाना शुरू करूंगा। उसमें सबसे पहले मैं पॉलिटी शुरू करूंगा एम लक्ष्मीकांत से और उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट के लिए मैं नहीं कहूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कंटेंट में दम है, चीजें एनसीईआरटी के हिसाब से ठीक है, तो वो सब आप अपने आप कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कुछ भी चीजें गलत या कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसमें संशोधन कर लूंगा। मेरा भी पहला अनुभव है, इस तरह सामने छात्र ना हो और कैमरे को देख के पढ़ाना थोड़ा सा असहज स्थिति होती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत हूँ और मुझे पता है एक दिन में सफल जरूर होऊंगा। और आप लोगों से भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी सफल होंगे। आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, आसपास अपने बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार दें, महिलाओं की इज्जत करें और भारतीय समाज को आप लोग आगे ले जाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे, राम राम।